हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास एक फ़ोन आया है ओप्पो A12 फ़ोन है और कस्टमर का कहना है कि इसके अंदर नो लाइट नो ग्राफिक्स का फॉल्ट है। यानी कि ना तो ग्राफिक्स आ रहे हैं और ना ही लाइट आ रही है। तो किसी टेक्नीशियन भाई से आया हुआ फ़ोन है मेरे पास। तो काफ़ी जगह घूमा हुआ है पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो फ़ोन तो ऑन है। अगर मैं इसको ये निकालता हूँ चार्जर और वापस डालता हूँ तो इसमें आवाज़ आती है। देखो, ये वाइब्रेट भी हो रहा है और फ़ोन प्रॉपर ऑन हो रहा है। तो इसमें ना तो ग्राफिक्स हैं और ना ही लाइट है। तो आज हम इसको जो है लाइव रिपेयर करके दिखाएंगे कि इसके अंदर ऐसी क्या समस्या है जिसकी वजह से ये हो नहीं पा रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं फिर आगे का इसका प्रोसेस। तो अब मेन स्क्रीन पे हम कर देते हैं इसको। ये आ गया। तो सबसे पहले तो हम इसकी ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट चेक करेंगे। तो ये हमारा एलसीडी कनेक्टर है। एक बार देख लेता हूँ फोकस सही है। हाँ, ठीक है। ये आ रहा है, ठीक है। तो बॉर्ड हमने ओपन कर लिया है। तो ये मॉडल भी यहाँ सेट हो गया है आपका ओप्पो A12। तो इसमें सबसे पहले हम एलसीडी के जो रिक्वायरमेंट होती है वो वाली वोल्टेज लाइन और वो सिग्नल लाइन वो सब कुछ चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से मीपी फिल्टर वाली लाइन से। तो पहले वाला तो ये ग्राउंड है। ये 405 का जा रहा है फर्स्ट सेकंड दूसरे नंबर का, फिर 3 4 ये भी ओके है, 5 ये भी ओके है, 6 नंबर ये भी ओके है, 7 नंबर ये भी ओके है, 8 नंबर ये भी ओके है, 8 के बाद है हमारा 9 नंबर और ये हमारा 10 नंबर। तो 10 के 10 पूरे मीपी सिग्नल वाले यहाँ पे जी आर के माध्यम से पता लगा ये ओके है, यानी ये लाइन कहीं से भी ब्रेक नहीं है। और जो ब्रेक थी उसका ऑलरेडी पहले से किसी ने यहाँ जंपर लगाया हुआ है। अब इसके बाद ये कॉर्नर की जो लेफ्ट साइड से फर्स्ट लाइन है, एक वीएसपी है और एक वीएसएन है। तो ये वीएसएन होगा, तो इसको हम फॉरवर्ड बायस में चेक करेंगे। तो इस पर जीआर आ गया। देखो, एक साइड ओएल है और एक साइड जीआर, यानी कि ये लाइन भी हमारी ओके है, किसी तरह की कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब इस दर वाली चेक करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें जीआर 565 का 572 74 ये देखने को मिल रहा है। ठीक है। फिर ये हमारी पावर आईसी के वी रेगुलेटेड 2 सेक्शन से आने वाली VI18 PMU वाली लाइन है एलसीडी को ऑन करने के लिए, तो वो भी आ रही है। फिर एलसीडी टेस्ट है हमारा, एक लाइन छोड़ के, तो टेस्ट वाले पे भी जीआर आ रहा है। और फिर एक लाइन छोड़ के हमारा एलसीडी रीसेट, तो इस पर भी जीआर आ रहा है। यानी कि अगर हम बात करें कि जितने भी सिग्नल लाइंस आती हैं सीपीयू से और जो आपकी वीएसपी वीएसएन एलसीडी बायस आईसी से आती है, तो वो सारी लाइनें यहाँ पे कनेक्टेड हैं। अब देखना ये है कि इसमें वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले ही बताया आपको कि फ़ोन हमारा ये ऑन है। तो ऑन है ये। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लगा के बैटरी कनेक्टर लगा देते हैं और चार्जर भी लगा देते हैं। तो अभी हम ये देखेंगे कि इसमें जो है वीएसपी वीएसएन यानी कि 5 वोल्ट माइनस और 5 वोल्ट प्लस वाली लाइन हमारी चल रही है या नहीं चल रही है, आ रही है या नहीं आ रही है। तो मल्टीमीटर को हम कर लेते हैं, वोल्टेज रेंज पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो हमें यहाँ पे 2.4 की समथिंग वोल्टेज मिल रही है, यानी कि इसको हमें चार्जर को निकालना पड़ेगा यहाँ से पहले। अब देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए अभी कोई वोल्टेज नहीं आई। फिर से एक बार कनेक्टर निकाल के वापस से लगा देते हैं और ये वाइब्रेट हो गया फ़ोन हमारा। अब देखते हैं यहाँ पे वोल्टेज, तो कोई वोल्टेज नहीं आई है। और वीएसपी ये है हमारा और एक लाइन छोड़ के ये वीएसएन है, तो इस पर भी कोई वोल्टेज नहीं है। और एलसीडी टेस्ट रीसेट पे आती है और एक 1.8 आती है। तो ये देखो 1.8 VIO18 PMU बन रही है, यानी कि इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि फ़ोन हमारा ऑन कंडीशन में है, क्योंकि ये वोल्टेज तभी बनती है हमारी वीरे 2 सेक्शन से जब आपका फ़ोन ऑन होता है, यानी कि लाइव कंडीशन में है फ़ोन। और एलसीडी रीसेट भी चेक कर लेते हैं। एक लाइन छोड़ के ये टेस्ट वाली हो गई, टेस्ट के बाद एक लाइन छोड़ के रीसेट हो गई। तो एलसीडी रीसेट की लाइन एक बार हम मैनुअली गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 नंबर पे एलसीडी रीसेट पे भी हमारी वोल्टेज नहीं बन रही है।
तो LCD रीसेट पे वोल्टेज बननी चाहिए, जो कि यहाँ पे 1.8 वोल्ट आती है। एक बार चार्जर प्लग इन करते हैं वापस से, नहीं आ रही है वोल्टेज। फ़ोन वाइब्रेट हो गया है लेकिन वोल्टेज नहीं बन रही है। तो ये CPU से आने वाली वोल्टेज है। तो डाटा लेवल पे मे बी ये शायद वर्क नहीं कर रहा है, तो वो भी चेक कर लेते हैं हम। और जो MIPI वाली लाइंस होती हैं इन पे भी हल्की हल्की वोल्टेज बनती है। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे भी हमें कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या काम हो रखा है। ठीक है, अब इसको डायग्नोज कैसे करना है वो भी देखेंगे। तो ये जो ग्राफिक्स का है, देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसमें ये SM5109 जो LCD बायस वाली IC होती है, जो +5 -5 वाली वोल्टेज बनाती है, तो वो भी ऑलरेडी किसी ने चेंज करके लगाई हुई है, जो कि ल्यूब IC और वो SM5109 दोनों LCD बायस IC एक दूसरे से रिप्लेसेबल हैं। और ये हमारा लाइट सेक्शन है। तो लाइट सेक्शन तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमें ग्राफिक्स की वोल्टेज, जो ग्राफिक्स को वहाँ पे चमकाने के लिए वोल्टेज आती है +5 -5, वो बन रही है नहीं बन रही है, तो वो देखते हैं। तो इसमें एक चीज़ और होती है, जब आपका CPU से सिग्नल आउट नहीं होता तो उसका एक रीज़न ये भी होता है कि आपका जो डेटा लेवल में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अगर eMMC आपकी बैड हेल्थ में है तो भी ये प्रॉब्लम देखी गई है कि उसके कारण जो है CPU डेटा आउट नहीं कर पाता। तो हम इसको सिंपल वे में अभी UMT द्वारा यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये वाला लगाना है हमें, ये लगा दिया। ठीक है, तो UMT से हम इसको चेक करेंगे, प्रॉपर चेक हो जाएगा ये। UMT ओपन कर लेते हैं हम। UMT का MediaTek 2 जो है आपका अनलॉक टूल में भी होता है। आप इसमें MediaTek का कोई भी अगर हैंडसेट है तो उसमें आप उसकी हेल्थ, आपकी EOL इंफॉर्मेशन, एंड ऑफ लाइफ, वो आप इसमें चेक कर सकते हैं विदाउट eMMC उतारे, यानी कि बिना रिमूव करे उसको IC को आप इसमें हेल्थ चेक कर सकते हैं। ठीक है, हेल्थ रिपेयर भी हो जाती है विदाउट eMMC रिमूव करे हुए, वो UEFI में फंक्शन है बट EasyJetag में सपोर्टेड नहीं है, तो कोई बात नहीं। ये ओपन हो गया है हमारा। फ्लैश पे यहाँ क्लिक किया, ये रीड इन्फो पे क्लिक किया हमने। अब रीड इन्फो पे क्लिक करने के बाद अब इसको बूट मोड में हम कनेक्ट करेंगे। तो ये सामने देख पा रहे होंगे आप, ये देखिए, अभी देखते हैं, कनेक्ट हो गया। हाँ, तो ये देखिए आप, जो इसकी प्री EOL इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ये तो इसकी नॉर्मल है, और लेकिन ये लाइफ जो है इसकी SLC और MLC, तो ये 70 to 80% है, जबकि 40 to 50% फ़ोन हमारा चलता है, लेकिन ये उससे ऊपर चली गई है, तो 70 से 80% वाले उसमें काम नहीं करेगा। अच्छा, ऑन इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों SLC MLC आपके मिसमैच नहीं हैं। अगर मिसमैच होते तो मे बी ये शायद ऑन ना होता, या फिर ये लोगों पे ब्लिंक करता, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो अब हम इसकी स्टोरेज उतार के इसको चेक करेंगे, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी MediaTek वाले फ़ोन्स होते हैं, तो हम स्टोरेज निकालने से पहले ही उसकी सिक्योरिटी रीड करके अपने पास रख लेते हैं। तो इसमें सिक्योरिटी रीड करने का ऑप्शन होता है, जिसमें NV डाटा, NV रैम, ओनली NV रैम से भी काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आप बैकअप सिक्योरिटी जो है उसको ले सकते हो। तो उसको लेने के लिए आपने करना क्या है, ये आपने बैकअप सिक्योरिटी है यहाँ, इस पर एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है, सिंपल। और कहीं भी इसको पाथ देना है, तो यहाँ पे हम ओप्पो A12 या A1 के दोनों एक ही मॉडल होते हैं, इसको सेव करते हैं। और सेव करने के बाद इसको जस्ट प्लग आउट करके फिर से प्लग इन करेंगे केबल को, और ये फिर से बूट मोड में यहाँ पे BROM मोड में कनेक्ट होगा। तो जब ये कनेक्ट होगा तो ये आपका सिक्योरिटी रीड कर देगा। शायद लग नहीं पाया वो सही से। ये केबल निकाल के लगाना एक बार, ये नीचे से हाँ, निकालो इसको।
दबाओ। अब हुआ कनेक्ट ये। तो अब ये इसकी सिक्योरिटी हम यहीं पे ही रीड कर लेंगे। ये रीडिंग स्टार्ट हो गई। ये एन वी डाटा, एन वी रैम और जो भी इसमें प्रोटेक्ट 1 प्रोटेक्ट 2 सिक्योरिटी 1 सिक्योरिटी 2 जो इस तरह की फाइल्स होती हैं वो सबका ये बैकअप पहले से ही हम इसको सिक्योर करके चलेंगे, जिससे कि हमें स्टोरेज निकाल के दोबारा से रिप्रोग्राम करने के बाद उसका जो IMI नंबर वगैरह होता है जो कस्टमर का है उसका ओरिजिनल वही वापस इसमें रिस्टोर करेंगे। ठीक है, तो ये रीड हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये रीडिंग चल रही है। अब रीडिंग चलने के बाद ये देखिए जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं सिक्योरिटी की वो सभी इसमें रीड हो जाएंगी आराम से। ये देखिए ये बैकअप हो चुका है और ये बैकअप हमारा यहाँ पे ऐसे एज ये जिप फाइल में आता है। ये देख पा रहे होंगे आप ओप्पो A12.zip। तो ये है, इसके अंदर ये सारी जो फाइल्स हैं ये देखो, ये MD1 NVCFG कॉन्फ़िगरेशन, NV डेटा, NV रैम, परसिस्ट, प्रो इन्फो, प्रोटेक्ट 1 प्रोटेक्ट 2 सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी जो उसके अंदर उसकी फाइल होती हैं सिक्योरिटी वाली वो सभी ये बैकअप ले चुके हैं। तो अब हम इसको आगे का काम देखते हैं। तो ये चीज़ तो हमें कंफर्म हो गई कि इसमें जो ग्राफिक्स ना आने का प्रॉब्लम है, यानी कि जो CPU से उसको सिग्नल नहीं मिल पा रहा है, ग्राफिक्स आउट नहीं हो रहे हैं, आपका LCD बायस पे जो है इनेबल नहीं आ रहा होगा, तो उसके कारण से क्या है आपका ग्राफिक्स नहीं आ रहा। जब ग्राफिक्स नहीं आता तो आपका वो भी नहीं आता, लाइट भी बूस्ट नहीं होती। तो सबसे पहले ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट हमें पूरी करनी होती है। मैं इसको यहाँ से स्विच कर लेता हूँ। तो एक बार फोकस भी चेक कर लेते हैं, सही आ रहा है, हाँ ठीक आ रहा है, यहाँ पे है, ठीक है। तो हम इसकी स्टोरेज को उतारेंगे और फिर इसमें आगे काम करेंगे। तो स्टोरेज उतारने के लिए ये देखिए मैंने इजी जेटैग ओपन कर लिया है। तो ओपन करने के बाद ये इंटरफेस इसका ओपन हो गया है इजी जेटैग +2 का। तो पहले हम इसमें ये चेक करेंगे कि इसमें हेल्थ वगैरह जो भी अभी हमने यूनिटी में चेक किया तो वो इक्वल है या नहीं। वैसे तो इक्वल ही होती है, सिर्फ आपको बताने के लिए। और इसको जो हम रिपेयर करते हैं, क्योंकि ये सैमसंग कंपनी की हमारी EMCP है, तो इस EMCP को रिपेयर करने के लिए हमें क्लासिक सूट में जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम इसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह और इसका जो टम्प रीड वाला जो प्रोसेस होता है वो हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए ये ओपन होने वाला, थोड़ा सा समय लेता है इसको ओपन होने में। ये ओपन हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये MMC वाली टैब है, स्कैन पे जाना है और MMC इसमें कनेक्ट कर लेनी है और डिटेक्ट पे जाके इसको चेक करना है। तो ये आ गई है, ये देखिए इसमें सामने ओप्पो की इन्फॉर्मेशन भी आ गई है। और ये है हमारी रोम 1 रोम 2 रोम 3। अभी हम सब कुछ चेक कर लेते हैं इसमें। रोम 1 रोम 2 रोम 3, ये देखिए 32 GB है इसका रोम 1 का मेन यूज़र डेटा, 32 GB। और रोम 2 और रोम 3 यानी कि बूट 1 और बूट 2 जो है हमारे ये 4096 के हैं, 44 MB के हैं। और RPM भी जो है हमारा इसका वो 4 MB का है। और RPM भी अभी ये दिखा रहा है, यानी कि नॉट क्लीन में है ये। और ये सैमसंग का मैन्युफैक्चरर है, ये सामने आप देख पा रहे होंगे, अपडेट के लिए भी बोल रहा है। तो इसकी हेल्थ भी हम चेक कर सकते हैं यहीं से, इसी टूल में हो जाएगी। ये सैमसंग रीड स्मार्ट रिपोर्ट नहीं हो रही है, कोई बात नहीं। दूसरे वाला टूल खोल के एक बार हेल्थ भी आपको दिखा देता हूँ मैं। पुराने वाला टूल है ये, इसको खोलते हैं। थोड़ा सा समय लेता है ऑन होने में। ये हो रहा है, देखो फिर से एरर, जेटैग नॉट फाउंड दे दिया उसने। ये तो ऑलरेडी खुला हुआ है क्या? हाँ खुला हुआ है, ठीक है। तो ये वाला खोल लेते हैं, ऑलरेडी खुला हुआ था। एक बार फिर से स्कैन करके चेक करते हैं यहाँ से। ये आ गया, देखिए। तो ये इसमें शो कर रहा है कि वार्निंग हेल्थ रिपोर्ट इज़ वेरी बैड। और ये MLC जो मल्टी लेवल सेल है वो भी 70 to 80% तक कंज्यूम हो चुका है। और SLC सिंगल लेवल सेल भी आपका 70 to 80% तक कंज्यूम हो चुका है। लेकिन प्री EOL इन्फॉर्मेशन है कि एंड ऑफ लाइफ इन्फॉर्मेशन इसकी नॉर्मल है। अगर ये रिजर्व हो जाती है तो ये हम इस पर कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो अब इसका जो बैकअप वगैरह लेते हैं, तो यहाँ से रोम 1 रोम, अब हमने सिक्योरिटी तो ले ही रखी है तो बैकअप लेने का कोई वो नहीं है। अगर फिर भी आपको इसके पार्टीशन देखने तो यहाँ से स्कैन सोर्सेज से मैं आपको यहाँ पे इसके GPT पार्टीशन दिखा देता हूँ। तो GPT यानी कि जनरल पार्टीशन टेबल जो होती है वो आ गई इसमें। और ये पूरा ये सब कुछ हम ले चुके हैं। देखो NVCFG, NV डेटा, प्रोटेक्ट 1 प्रोटेक्ट 2 ये सब चीज़ हम ऑलरेडी UMP से हम निकाल चुके हैं। तो MediaTek में बहुत ही ईजी है इसको रिपेयर करना।
तो हम इसको विदाउट डंप भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि डंप लेने की ज़रूरत है हमें। और ये 0x48 जो लिखा हुआ है ये इसकी मीडियाटेक की बूट कॉन्फ़िगरेशन है। तो चलिए फिर इसको हम क्लोज कर देते हैं और वापस से हम अपने टूल पे चलते हैं, किस पे, क्लासिक सूट पे। तो क्लासिक सूट से ही हम इसकी आरपीएम भी क्लीन करके इसको रिपेयर कर पाएंगे। तो ये मैं ओपन कर रहा हूँ, थोड़ा समय लगेगा ये ओपन होने में, और फिर हम इसकी आरपीएम भी क्लीन करके इसकी बैड हेल्थ रिपेयर करेंगे। तो बैड हेल्थ जैसे रिपेयर होगी तो उसके बाद हम इसको फिर से फ्लैश करेंगे और इसकी सिक्योरिटी वापस रिस्टोर कर देंगे। तो ईएमसी वाली टैब में जाके फिर हमने स्कैन किया इसको, स्कैन करने के बाद देखिए ये आ गया यहाँ पे। अब हमने जाना है इसमें, एक चीज़ का ध्यान रहे कि जो सैमसंग की जितनी भी EMCP EMMC होती हैं उनके लिए हमें आरपीएम भी क्लीन करना ज़रूरी है। और मीडियाटेक में आराम से ये काम हो जाता है, क्वालकॉम में कुछ फ़ोन्स में प्रॉब्लम होती है और बाकी में कुछ स्पेशल फाइल डाल के हम उसको भी कर सकते हैं, यानी कि सिंगल EMCP का जो कंसेप्ट है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे इंस्टीट्यूट में सिखाई जाती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के बैचेज वगैरह चलते हैं। तो आप नीचे दी हुई जो पट्टी चल रही है इस पर नंबर दिए हुए हैं, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके सब कुछ आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जिन भाइयों को अगर सिर्फ EMMC से रिलेटेड कोई कोर्स करना है तो उसकी भी जानकारी हम आपको इसी नंबर पर, दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप पे हम आपको दे देंगे। तो कई बार क्या होता है कि फ़ोन नहीं उठा पाते, तो ऐसा नहीं है, वर्कलोड होने के कारण ऐसा हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप मैसेज छोड़ दें उसमें, तो मैसेज पे आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो अभी देखो हम वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। एडवांस में जाना है, एडवांस में जाने के बाद हम डंप भी ले सकते हैं। इसका डंप यानी कि फ्रॉमवेयर का डंप, हाँ, ना कि मेन यूजर डाटा रोम 1 रोम 2 रोम 3 उसका डंप नहीं बोल रहा हूँ मैं, इस IC का जो डंप होता है EMC फ्रॉमवेयर का। तो अगर आपके पास ऑलरेडी पड़ा है तो आप उसको वहाँ से भी राइट कर सकते हो, और नहीं है तो इसमें ऑप्शन है, इसको आप यहाँ पे, ये देखो मैंने डेस्कटॉप पे उसका पाथ दे दिया, लेकिन ये इसको यहाँ पे कर नहीं रहा है, इसने एरर दे दी। तो कोई बात नहीं, एरर दे दिया तो कोई बात नहीं, अभी ये थोड़ा सा प्रोसेस में है, होने दो इसको। फिर से एक बार स्कैन करके हम इसको चेक करेंगे, भी काउंटर 0 हो जाएगा। तो फिर से हम जाते हैं, स्कैन करते हैं इसको, स्कैन करके ये देखिए डिटेक्ट किया हमने, IC यहाँ पे डिटेक्ट हो गई हमारी, ये इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई। तो ये देखिए ये यहाँ पे करप्ट हो चुकी है। तो कोई बात नहीं, एडवांस में जाना है, अपडेट EMMC फ्रॉमवेयर पे जाना है, और यहाँ से जो LPDDR4 है यहाँ पे ये सेलेक्ट कर दो आप इसको। तो इसमें 2 तरीके से हो सकता है, एडवांस मोड में भी कर सकते हैं और ईजी मोड में भी। तो ईजी मोड से हम कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, जो इसके IC के ऊपर नंबर होता है वो सेम नंबर की आपकी FFU चलती है। तो इसको राइट FFU कर देते हैं। तो अब ये राइटिंग होगी, इसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 2 से 3 मिनट का ये समय ले लेता है। मैं वीडियो में इसमें फास्ट फॉरवर्ड में डाल दूंगा। ये देखिए राइट होना स्टार्ट हो गया। मीडियाटेक में क्या है कि आपको आरपीएम भी की राइट करने की ज़रूरत नहीं होती है, की हैक्स की होती है, तो उसको राइट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जो है उसमें एंटर हो जाती है। तो ये हो गया हमारा आरपीएम भी, हमारा यहाँ पे नॉट भी प्रोग्राम ऐसे करके यहाँ पे आ गया होगा, यानी कि आरपीएम भी हमारा क्लीन हो चुका है। ये देखिए आरपीएम भी नॉट येट प्रोग्राम क्लियर, और आरपीएम भी जनरेट, यानी कि उसके जो काउंटर्स यहाँ पे दिखा रहा था वो काउंटर्स अब यहाँ पे नहीं है। तो ये अब इसकी हम हेल्थ भी आपको चेक करके दिखा देते हैं। तो हेल्थ चेक करने के लिए यहाँ पे ये टूल मैंने ओपन कर लिया, ये आ गया यहाँ पे। ये आ चुका है। अब ये यहाँ पे देखिए काउंटर 0 रिस्पॉन्स क्लीन हो चुका है। तो ये जो तरीका मैंने आपको हेल्थ रिपेयर करने का बताया है वो सैमसंग की IC का बताया है, जो सैमसंग की EMCP होंगी उसका तरीका ये है। तो अब इसको हम स्मार्ट रिपोर्ट भी चेक कर लेते। तो देखिए यहाँ पे ये चेंज हो गया, ये SLC MLC आपके 0x01 आ गए हैं, और यहाँ पे 0 to 10 0 to 10 दोनों जो है आपके ग्रीन कलर में ये आ गए। पहले ये आपके 70 to 80% हो रहे थे, तो अब ये इसकी हेल्थ रिपेयर हो चुकी है। तो इसमें हमें डंप भी राइट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मीडियाटेक है। तो मीडियाटेक में आपको बस सीधे सीधे ये IC इसके अंदर लगा देनी है। तो अब फिर से हम अपनी वर्क टेबल पर चलते हैं। तो सब इनसे जैसे आप जैसे बेस करते हैं ये करने के लिए हमने कोई दिया इसको करने के बाद मिलन और जैसे लाइन को लागू करना किसी का तो सब लाइन, तो ऐसी लाइन करने के बाद आप इसको प्ले करना है। ये लगी वो करना है वाला कुछ ये कौन से बॉक्स लगा दे, अब इसको करेंगे, उसको फ्लैश करेंगे। ये लगा दिया हमने। तो फ्लैशिंग करने के लिए हमें इसमें फ्लैश फाइल चाहिए होती है, तो फ्लैश फाइल ऑलरेडी मैंने डाउनलोड की हुई है, तो ये लगा दिया मैंने। और इसके बाद हम इसको फ्लैशिंग करेंगे। तो फ्लैशिंग के लिए UMT से ही हम इसको फ्लैश कर सकते हैं, मतलब UMT से ही फ्लैश हो जाता है और ये हमारा उससे भी फ्लैश हो जाता है SP टूल से। तो अभी मैं यहाँ पे UMT से फ्लैश करूँगा। तो स्कैटर फाइल लेनी है हमने, और यहाँ गए हम डेस्कटॉप पे, इसमें ये है Oppo A12, ये है CPH 2083, यही वाली फाइल है।
ये अनलॉक टूल से डंप बना हुआ है। मैंने टेस्टेड फाइल डाउनलोड की थी, तो ये पेड साइट से मिलती है हमें, जो टेस्टेड होती हैं। बाकी आप कहीं से भी कर सकते हो। तो ये हम अब इसको फ्लैश करते हैं। ये हमने लगा के छोड़ दिया इसको। अब ये फ्लैशिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। ये राइटिंग होनी शुरू हो गई। अब देखो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे भी देखो प्री ऑयल इन्फॉर्मेशन पहले भी नॉर्मल थी, और यहाँ पे जो एस्टिमेटेड ए और बी इसके जो स्लॉट है SLC और MLC दोनों में 0 to 10 लाइफ टाइम यूज आ गया। पहले यहाँ पे आपने देखा था 70 to 80% यहाँ पे यूज था। तो अब ये हमारा ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो राइटिंग हो रही है, थोड़ा सा वेट करो। इसको वीडियो को मैं थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा, और जब ये फ्लैशिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम देखते हैं कि फ़ोन में ग्राफिक्स लाइट आई या नहीं आई, क्या है वो सब चीज़ें हम आगे देखेंगे, और उसके बाद इसकी सिक्योरिटी भी रिस्टोर करेंगे। फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई है। अब फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई है तो अब इसको निकाल के एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो ये जंपर वायर वगैरह पहले इसको अच्छे से देख लेते हैं, कहीं से टूट तो नहीं गया। ये लगा हुआ है ऊपर, यहाँ पे साइड में लगा हुआ है। और अभी फिक्स करके अब देखते हैं इसमें क्या डिस्प्ले आई है या नहीं आई है। अभी मैं आपको वोल्टेज वगैरह भी एक बार फिर से चेक करा दूँगा। देखिए यहाँ पे चार्जिंग का लोगो शो हो गया है। अब देखते हैं आगे क्या है। इसमें चार्जिंग दिखा रहा है, ऑन करके देखते हैं इसको। ये देखिए ओप्पो का लोगो आ गया है, लोगो आ गया है, पूरा ऑन भी हो जाएगा इसी तरह से। ये देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा ऑन होने में। ऑन होने के बाद हमें बाकी का क्या काम करना है। अब इसमें हमें सिक्योरिटी जो है इसके अंदर डालनी होगी, जो इसकी अपनी सिक्योरिटी हमने बैकअप करके रखी थी UMT से। तो ये ऑन हो चुका है, टच भी चल रही है। और इसको बढ़ाने के लिए इमरजेंसी कॉल पे हम क्लिक करेंगे तो ये यहीं से मेन्यू बाईपास हो जाता है इसका। स्टार्टअप मेन्यू बाईपास हो जाएगा यहाँ से *813# और कॉलिंग का बटन हम दबा देते हैं। तो ये देखो ये बाईपास हो गया, होम स्क्रीन पे आ गया है। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें प्रॉब्लम बैड हेल्थ की। अभी इसमें IMEI नंबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सेटिंग में अबाउट में जाके हम वो भी चेक कर लेते हैं, बेसबैंड आ रहा है नहीं आ रहा है इसका। सेटिंग में अबाउट इसमें कहाँ पे आ रहा है, ये है हमारा सिक्योरिटी एडिशनल सेटिंग अबाउट फ़ोन, ये है अबाउट फ़ोन। और इसमें बेसबैंड वर्जन हमारा आ रहा है, बेसबैंड अननोन नहीं है। तो अब इसके बाद हम इसको सिक्योरिटी को एक बार इसमें रिस्टोर कर देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब तो ये था कि इस फ़ोन में नो लाइट नो ग्राफिक का फॉल्ट था, जो कि हमने वोल्टेज वगैरह भी चेक करी तो वोल्टेज आ नहीं रही थी। और LCD बायस IC भी किसी ने चेंज करके लगाई हुई थी, और लाइट सेक्शन पे भी काम हुआ था। और MIPI फिल्टर पे जो CPU से डेटा आउट होता है तो उसमें एक ट्रैक उसका वो भी कटा हुआ था, जिसका पहले से ही किसी टेक्नीशियन भाई ने जंपर लगाया हुआ था, लेकिन उसके बाद भी इसमें बात नहीं बन रही थी। और सेट हमारा ऑलरेडी ऑन था, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको दिखाया था। और वही फ़ोन है, ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब इसमें एक बार जो है हम वोल्टेज और चेक कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो वोल्टेज आती है, तो बस उसको चेक करने के लिए यहाँ पे हमने रख दिया इसको। और देखते हैं यहाँ पे व्यू आया कैमरे का, हाँ जी आ गया। तो अब एक बार हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं, फ़ोन ऑन ही है हमारा। अब वोल्टेज और चेक करेंगे हम। वोल्टेज चेक करने के लिए देखो यहाँ पे हमारा VSP था, तो यहाँ पे +5 वोल्ट -5 वोल्ट देखो दोनों आ रही। VSP भी आ रहा है, VSN भी आ रहा है, दोनों वोल्टेज आ रही है। देखो वोल्टेज चली गई तो वो स्लीप मोड में चला गया होगा। मैं एक बार चार्जर निकाल के फिर से एक बार लगा देता हूँ इसको। तो +5 वोल्ट यहाँ पे, ये देखो -5 वोल्ट। फिर यहाँ पे VIO 18 PMU था जो 1.8 वोल्ट आती है, ये भी आ रही है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि LCD रीसेट सिग्नल आता है। LCD टेस्ट की लाइन है, रीसेट की लाइन ये वाली है। तो LCD रीसेट वाली लाइन पे हमारी 1.8 वोल्ट आ रही है। पहले CPU से ये नहीं आ रही थी, और ना आने का कारण क्या था, क्योंकि वहाँ से CPU डेटा आउट नहीं कर पा रहा था। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ थी। मतलब कितना भी आप हार्डवेयर पे वर्क करते रहते, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं थी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर से मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में कोई नया फॉल्ट लेके। और एक बार और इसको मैं ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये ऑन हो रहा है। सिक्योरिटी और रिस्टोर करके दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे रिस्टोर करनी होती है। तो UMT हमारा ओपन है ही, पहले से ऑलरेडी ओपन है। तो UMT पे जाने के बाद अब ये ऑन हो रहा है।
अब ये देखिए UMT में हमने करना क्या है, सर्विस टैब में जाना है, सर्विस टैब में जाकर रिस्टोर बैकअप करना है और एग्जीक्यूट कर देना है इसको। एग्जीक्यूट करने के लिए एक छोटी विंडो खुल के आई है, तो ये जहाँ हमने पाथ था उसका रखा हुआ था, उस फाइल को हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ओप्पो A12 के नाम से हमने ये सेव करी थी और इसको ओपन कर देते हैं। और ये दिखा रहा है कि जो जो हमने बैकअप किया था, तो इसको हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब इसमें हम फिर से डेटा केबल लगाएंगे और इसको बूट मोड में कनेक्ट करेंगे। वहाँ से निकाल के लगाना, मैं एक बार इसको प्रेस कर लेता हूँ। निकालो केबल, निकालो, लगाओ केबल, लगाओ। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो गया है। कनेक्ट होने के बाद अब ये रिस्टोर हो जाएगी। ये सिक्योरिटी इस तरीके से आपकी रिस्टोर होगी। तो इसमें ऑलरेडी पहले से हम इसका बैकअप ले चुके थे, तो यहाँ से आराम से रिस्टोर हो जाएगी। रिस्टोर होने के बाद इसका IMEI नंबर भी शो हो जाएगा। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी आपको ट्रेनिंग लेनी है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं हमारे, और ऑनलाइन के लिए भी। अब ये ऑन हो रहा है। तो फाइनली हमने सारी वोल्टेज तो चेक कर ली है, और सभी वोल्टेज मैंने आपको एक एक करके चेक करा दी। LCD बायस वाली +5 -5 1.8 VI 18 PMU, और LCD रीसेट सिग्नल पे जो 1.8 वोल्ट मिलती है वो भी हमें मिल रही है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें आपने देख लिया कि IMEI नंबर अभी आया नहीं है, सिक्योरिटी हमने रिस्टोर नहीं की थी। तो रिस्टोर कैसे करते हैं, तो हमने सर्विस टैब में जाना है। सर्विस टैब में जाने के बाद हमने सिक्योरिटी फंक्शन के अंदर रिस्टोर बैकअप सेलेक्ट करना है और एग्जीक्यूट कर देना है उसको। तो एग्जीक्यूट करने के लिए एक छोटी सी विंडो ओपन होगी, और विंडो ओपन होने के बाद ये डेस्कटॉप पे हमने उसका पाथ रखा था, तो ओप्पो A12.zip के नाम से इसको ओपन करेंगे और डबल क्लिक करके इसको, तो जो जो इसमें सिक्योरिटी वगैरह थी वो सभी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो इसको ओके जैसे हम करेंगे तो ये फ़ोन हमें बूट मोड में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो बूट मोड में कनेक्ट करने के लिए एक बार ज़रा ये लगाना, ज़रा केबल कनेक्ट करना, वॉल्यूम अप डाउन दोनों प्रेस करने के बाद हमने इसमें केबल इंसर्ट करी है। तो ये बूट मोड में फ़ोन बीरो मोड में कनेक्ट हो गया। और कनेक्ट होने के बाद अब इसमें रिस्टोर सिक्योरिटी का ये प्रोसेस चल रहा है। तो इसमें NV डेटा, NV रैम्स, प्रोटेक्ट 1, प्रोटेक्ट 2, वो सभी जो भी इसकी मेन सिक्योरिटी फाइल थी वो सभी इसमें रिस्टोर हो रही है। अब रिस्टोर होने के बाद हम इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद इसमें चेक करेंगे कि हमारा IMEI नंबर इसमें वापस रिस्टोर हुआ या नहीं। तो IMEI हम चेंज नहीं करते हैं, और ना ही IMEI चेंज करने के लिए किसी भी प्रकार का हम कुछ कहते हैं, ना प्रमोट करते हैं। सिर्फ जो इसकी अपनी सिक्योरिटी थी उसको रिस्टोर किया है हमने, ठीक है। तो मैं बार बार फिर भी वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ कि IMEI चेंज करना हमारा कोई इस तरह का कोई काम नहीं है। हम सिर्फ जो उसकी अपनी ओरिजिनल सिक्योरिटी थी उसको रिस्टोर कर रहे हैं, या बॉक्स वगैरह पे जो होता है बस वही हम यहाँ पे दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये फ़ोन ऑन हो रहा है। तो अब ये जैसे कि ऑन हो रहा है, यहाँ पे ऑन होने के बाद अब इसमें हम नंबर चेक करेंगे। तो नंबर चेक करने के लिए मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। तो *#06 और ये हैश, तो ये IMEI नंबर इसमें शो हो गए। तो ये अभी तक नल आ रहे थे और ये यहाँ पे आ गए। तो अब इसमें नेटवर्क भी आराम से आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा पूरा फ़ोन ओके हो चुका है। अब हमारा क्या है कि ऑफलाइन बैच यहाँ पे स्टार्ट है, ऑनलाइन बैच भी हमारे चल रहे हैं। आप ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं जिनको 4G से 5G में स्विच करना है, या आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आप हैंड स्किल तो सब कुछ ओके है आपका, लेकिन आप उसको कर नहीं पाते या आप फॉल्ट फाइंड नहीं कर पाते। तो उसके लिए आपको डीप नॉलेज के लिए हमसे जुड़े, और आप अगर दूर से हो, नहीं आ सकते, तो आप ऑनलाइन क्लास भी हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। तो नीचे दिए हुए जो नंबर हैं उन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैसेज का आपको जवाब मिलेगा और उसी में आपको पूरा कोर्स की डिटेल समझा दी जाएगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए जो है बहुत अच्छी होने वाली है। तो जैसा कि आशा करता हूँ कि आप जो है इसको देखना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और लाइक करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके।